हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 18 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल 2020 की एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो आप ग्रेट रिफ्ट वैली देख रहे हो, तो अभी इस स्टडी में ये बताया गया है कि जो ईस्टर्न रिफ्ट वैली है ये इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग हो जाएगा और तो ये एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बन जाएगा और यहाँ पर आप जो देख पाओगे, यहाँ पर एक आपको नया ओशियन दिखेगा। यहाँ पर 2005 से ही हमें इथियोपिया के डेजर्ट में हमें 56 किलोमीटर का एक स्ट्रेच देखने को मिला था। अगर प्लिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये नॉर्दर्न सीरिया से लेकर सेंट्रल मोजाम्बिक तक चलता है जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, और ये जो पूरा स्ट्रेच है ये 6400 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है ग्रेट रिफ्ट वैली का। और जब ये ईस्टर्न अफ्रीका में आता है तो ये वैली दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक ईस्टर्न रिफ्ट एक वेस्टर्न रिफ्ट। तो यहाँ पर जो आपको वेस्टर्न रिफ्ट देखने को मिलता है इसे अल्बर्टाइन रिफ्ट भी बोलते हैं, जहाँ पर आपको डीपेस्ट लेक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिफ्टिंग क्या है। देखिए, पूरा जो लिथोस्फेयर है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स पे डिवाइडेड है। तो रिफ्टिंग एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स है वो आपस में डिवाइड हो जाती है और दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में एक डाइवर्जेंट इंटरेक्शन देखने को मिलता है। जैसे आप हिमालय का प्लेट देख रहे हो वो यूरेशियन प्लेट से कन्वर्ज हो रही है, और दूसरे केस में जब प्लेट डाइवर्स होती है तब आपको रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। जैसे कि जो नर्मदा रिफ्ट वैली है इंडिया की, ये रिफ्टिंग से बनी है। यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा था, इस वजह से एक रिफ्ट वैली तैयार हुई और उसी वजह से जो नर्मदा नदी है वो फ्लो कर पा रही है। और ये रिफ्टिंग होती क्यों है? दरअसल जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो लगातार मूव करती है, इस वजह से रिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है। तो अभी बेसिकली अफ्रीका में हो क्या रहा है? दरअसल आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हो, यहाँ पर तीन प्लेट्स हैं बेसिकली। एक अरेबियन प्लेट है, एक अफ्रीकन प्लेट है जिसे नूबियन प्लेट बोला जाता है, और एक अफ्रीकन प्लेट जिसे सोमालियन प्लेट बोला जाता है। तो ये जो तीन प्लेट्स है ये आपस में सेपरेट हो रही हैं। तो जब अरेबियन प्लेट सेपरेट हुई तब आपको एक रेड सी देखने को मिल रहा था। उसके बाद में जब अफ्रीकन प्लेट जो सोमालियन वाली है ये जब अलग होगी तो यहाँ पर आपको एक नया सी देखने को मिलेगा और हमें नया कॉन्टिनेंट भी मिल जाएगा। पर यहाँ पर जो अरेबियन प्लेट है वो थोड़ा फास्ट रेट पे सेपरेट हो रही है अफ्रीकन प्लेट से, बट जो सोमालियन प्लेट है वो उसकी जो सेपरेशन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लोअर है। तो जो सोमाली और नोबियन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, इसी वजह से एक रिफ्ट बनेगा, जिससे कि जो आज हम सोमालिया देख पा रहे हैं, कुछ केन्या का पार्ट देख पा रहे हैं, इथियोपिया और तंजानिया, ये चार जो कंट्रीज हैं ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के पार्ट में रहेंगी, और ये अफ्रीकन प्लेट्स जो नूबियन प्लेट्स है उससे ये अलग हो जाएगी और एक सेपरेट स्मॉल कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलेगा जिसकी अपनी ज्योग्राफी होगी और कुछ नए इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देखने को मिल सकते हैं। तो इस रिफ्टिंग के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नई कॉस्ट लाइन देखने को मिल सकती है, तो जो फिशिंग अपॉर्चुनिटीज है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। बट इसके चैलेंजेस ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इस रिफ्टिंग कॉर्नर में जो लोग रहते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसके क्लाइमेट पे हमें हमें हैबिटेट्स के जो क्लाइमेट है वहाँ पर उसका चेंज देखने को मिल सकता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिल सकता है। जो रैपिड अर्बनाइजेशन और इंक्रीज सेटलमेंट होगा उससे वाटर की स्कैरसिटी मिलेगी, एनर्जी की स्कैरसिटी होगी, फूड की स्कैरसिटी होगी, अनकंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कुछ स्पीशीज होंगी वो डिसअपेयर हो जाएंगी क्योंकि उनके लिए जो हैबिटेट का चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेजर्ट वाला जो आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, बट जब ये रिफ्ट से अलग हो जाएगा सेपरेट कॉन्टिनेंट तो यहाँ पर आपको कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी। तो जो पूरा जो इकोसिस्टम था डेजर्ट इकोसिस्टम वो बदल के कैसा हो जाएगा, कोस्ट लाइन इकोसिस्टम पे बदल जाएगा। तो जो स्पीशीज होंगी वो डिसअपियर हो जाएंगी, तो इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएससी आपसे ग्रेट रिफ्ट वैली के लेकर मैप को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ईस्टर्न रिफ्ट या वेस्टर्न रिफ्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे रिफ्टिंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपको तीन प्लेट्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, तो उस पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल जो तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि जो तमिलनाडु जो जितना सेंटर के टैक्स के पूल में कंट्रीब्यूट करता है उसका बहुत ही कम बेनिफिट तमिलनाडु को वापस मिलता है। एक कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने ये बताया है कि अगर तमिलनाडु 1 रुपये कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल के टैक्स के पूल में तो तमिलनाडु को वापस 0.29 पैसे वापस मिलते हैं, जबकि बिहार 1 रुपये अगर कंट्रीब्यूट करता है तो बदले में उसे 7 रुपये वापस होते हैं। जबकि यूपी जब 1 रुपये कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल टैक्स के पूल में तो उसे 3 रुपये मिलते हैं। तो यही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सदर्न स्टेट्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन पे कर्व किया है, पॉपुलेशन के रेट को कम किया है, उनके लिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना वो टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उतना ज़्यादा उनके कम रिसोर्स आ रहे हैं।
क्योंकि जो पॉपुलेशन को जो हायर वेटेज दिया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के बाद में, तब से ये प्रॉब्लम जो रेवेन्यू शेयरिंग का प्रॉब्लम है, तब से उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हुआ है और एक नया फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन सेंटर स्टेट्स है क्या? देखिए, जो सेंटर होता है तो उसके पास में जो रेवेन्यू के सोर्सेस है वो ज़्यादा है सेंटर के पास। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल कलेक्ट करती है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल जीएसटी होता है वो भी सेंट्रल कलेक्ट करती है। बट जो डेवलपमेंट के जो मोस्ट ऑफ द वर्क्स होते हैं वो कौन करता है? वो स्टेट करती है। इसी वजह से जो सेंटर जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है वो स्टेट के साथ में शेयर करती है। और जिस फॉर्मूले पे ये रिसोर्सेज स्टेट के साथ शेयर होते हैं, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। हर 5 साल में आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग एक फाइनेंस कमीशन गठित होता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। वो इस फॉर्मूले को डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज जो सेंटर का टैक्स पूल है उसमें से स्टेट को दिया जाएगा। अगर हम 15 फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले को देखें तो इसने पॉपुलेशन को कितना वेटेज दिया है? 40% वेटेज दिया है। और जबकि इक्विटी को, पर कैपिटा इनकम डिफरेंस को 45%। और जो परफॉर्मेंस है, जैसे कि आपने अच्छा काम किया है फर्टिलिटी में, उसके लिए मात्र 15% उसको वेटेज दिया जाएगा। तो यही उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन में अच्छा काम किया है, हम लोगों ने फर्टिलिटी में अच्छा काम किया है, तो हमें इसके लिए पिनलाइज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, पंजाब, इनको फायदा हुआ है। बट जो 15 फाइनेंस कमीशन जो फॉर्मूला लगाया है, उसके बाद से जो सदर्न स्टेट्स हैं, मोस्टली आंध्र, आसाम, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो यूपीएससी आपसे फाइनेंस कमीशन के बारे में यहाँ पर पूछ सकती है, या फिर जो 15 फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में हमें बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये लगातार न्यूज़ में है और फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी जिसको एक्सटेंशन मिल रहा था इस वजह से भी न्यूज़ में था, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ रीच आउट स्कीम को लेकर है। रीच आउट मतलब रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम्स। अब ये जो स्कीम है ये किसने लॉन्च करी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये रीच आउट स्कीम को लॉन्च कर रही है। अब इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद ये है कि जो अर्थ साइंस के क्षेत्र में जो हमें रिसर्च है, एजुकेशन है और जो ट्रेनिंग है, वो हमें उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी है इस रीच आउट स्कीम्स के जरिए। तो इस स्कीम में होगा क्या? बेसिकली हमें R&D एक्टिविटीज बढ़ानी है अर्थ साइंस में। साथ ही साथ कुछ कोलाब्रेशन करने होंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ताकि हम जो एडवांस नॉलेज है उसका ट्रांसफर हो सके। और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें वैल्यूएबल जो एडवांस जो नॉलेज है अर्थ साइंस के क्षेत्र में वो उन्हें मिल सके। साथ ही साथ स्किल और ट्रेन मैन पावर को डेवलप किया जाएगा। और जो हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें कनेक्ट किया जाएगा इंडस्ट्री के साथ में। इंटरनेशनल जो एकेडमिक्स हैं, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि अर्थ साइंस के क्षेत्र में और ज़्यादा रिसर्च की जा सके। इस स्कीम के अंदर भी सब स्कीम्स हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ सिस्टम साइंस, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशिनोग्राफी, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंस, डेस्क। तो ये 3 इसके सब स्कीम्स हैं। तो हमें बेसिकली रीच आउट स्कीम इतना पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अर्थ साइंस के क्षेत्र में हमें रिसर्च को, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करना है, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए मेन पावर, जो स्किल मैन पावर, उसे बढ़ावा देना है। तो ये इसके बेसिक आउटलाइंस है इस स्कीम के। तो चूंकि ये स्कीम न्यूज़ में है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एशियाटिक लॉयंस को लेकर है। अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने यह प्लान किया है कि 40 एडल्ट और सब एडल्ट जो लायंस हैं उन्हें बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ट्रांसलोकेट किया जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये जो एशियाटिक लॉयंस है ये कहाँ पाए जाते हैं? अभी ये फिलहाल गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये पाए जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? ये अभी सिर्फ और सिर्फ गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में होते हैं। बट मान लो कोई कैलेमिटीज आती है, कोई फ्लड आता है या कुछ भी होता है, तो ऐसे केस में सारे एशियाटिक लॉयंस का एक जगह होना इकोलॉजी के हिसाब से अच्छा नहीं है। इसी वजह से कुछ 40 एडल्ट और सब एडल्ट लॉयंस को बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। अब ये जो बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये भी गुजरात में है, जो कि 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलते हैं। इसकी बाउंड्री पोरबंदर और जामनगर। इसे 1979 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का दर्जा दिया गया था। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लोरा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फ्लोरा जैसे कि गोरड, बबूल, घाव, रयन, बेर, जामुन, अमली, ढुल्लो, बम्बू। तो ये हमें फ्लोरा देखने को मिलते हैं, पेड़ देखने को मिलते हैं। और जो फोना है उसमें सांभर, चीतल, चिंकारा। तो ये बेसिकली इनके फोना है, एनिमल्स है। अगर एशियाटिक लायंस को देखें तो पहले ही बेसिकली वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाए जाते थे, बट धीरे धीरे ये वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। फिलहाल ये गुजरात के गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम इसके प्रोटेक्शन स्टेटस को देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे इन डेंजर की कैटेगरी में रखा गया है।
और जो साइट्स का जो कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स 1 में है। और जो हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, शेड्यूल 1 में इसे रखा गया है। अगर एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन के बीच में डिफरेंस देखें तो जो एशियाटिक लायंस होते हैं वो अफ्रीकन लायन से थोड़े से स्मॉलर होते हैं साइज में। बट एक मेजर स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि जो एशियाटिक लायंस होते हैं उनमें जो धारी होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होता है, वो आपको उसके बेली तक नजर आता है। बट ये फीचर जो अफ्रीकन लायंस है उसमें मिसिंग होता है। तो यूपीएससी आपसे या तो बर्डर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर पूछ सकती है या एशियाटिक लायंस को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलोबरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, धोलावीरा, क्योंकि यहाँ पर जब एक्सकवेशन हुआ था काफ़ी वेल स्ट्रक्चर हमें कैनाल देखने को मिली थी, रिजर्वायर सिस्टम देखने को मिला था जो काफ़ी हद तक कनेक्टेड था। तो इसका आंसर हो गया धोलावीरा ए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।